मैंने ठंडी आवाज़ में कहा, तुम्हें क्या लगता है कि मैंने तुमसे मोहब्बत की वजह से शादी की थी? मेरे इन शब्दों ने उसे भीतर तक तोड़ दिया था। मैंने आगे बिना रुके कहा, नहीं, ये शादी मैंने सिर्फ इसलिए की थी कि मैं तुम्हें हासिल कर सकूं। उसी चाहत के लिए मुझे इस रिश्ते को झूठा नाटक देना पड़ा। मेरी बात सुनते ही मेरी पत्नी मेरे पैरों पर गिर पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। मुझसे रुक जाने की भीख मांगती रही, लेकिन मैंने एक बार भी उसकी तरफ नज़र उठाकर नहीं देखा। उसी रात मैं उसे वहीं छोड़कर कनाडा चला गया और वहाँ जाकर मैंने प्रिया से शादी कर ली। उसके साथ मेरी ज़िंदगी ऐशो आराम से भरी हुई थी। मुझे लगता था कि जीवन में मुझे जो कुछ चाहिए था वो सब मैंने पा लिया है। लेकिन सच तो ये था कि प्रिया से शादी से पहले भी मैं किसी एक का नहीं था। ना जाने मैंने कितनी लड़कियों के साथ प्यार का झूठा नाटक किया था। जो भी मुझे पसंद आती मैं उसे अपनी झूठी मोहब्बत का भरोसा दिलाकर उसे अपने करीब कर लेता, फिर अपना मतलब निकालते ही उसे अकेला छोड़ देता। मेरे लिए रिश्ते सिर्फ इस्तेमाल की चीज़ थी। लेकिन जब मेरी दूसरी शादी हुई तो मेरी ज़िंदगी धीरे धीरे बदलने लगी। मैं प्रिया के अलावा किसी और लड़की की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता। इसी तरह हमारी शादी के 10 साल बीत गए थे। बाहर से तो सब कुछ ठीक लगता था, लेकिन अंदर ही अंदर एक कमी हमारे रिश्ते को खोखला कर रही थी। इन 10 सालों में मैं प्रिया को माँ बनने का सुख ना दे सका। इसी बात को लेकर हमारे बीच अक्सर झगड़े होने लगे। तानों और कटु शब्दों से भरा हुआ वह रिश्ता एक दिन टूट गया। एक झगड़े के दौरान उसने मुझे अपमानजनक शब्द कहे और मुझे छोड़कर चली गई। उसी समय मैं पूरी तरह टूट चुका था। कुछ समय बाद जब मैं भारत लौटा तो जैसे ही घर में कदम रखा तो नौकरानी का बच्चा दौड़ता हुआ मेरी टांगों से लिपट गया और फूट फूट कर रोने लगा। उस मासूम को देखकर मेरा दिल भर आया। मैंने उसे अपनी गोद में उठा लिया, लेकिन जैसे ही मैंने सामने देखा वहाँ खड़ी एक औरत पर मेरी नज़र पड़ी। उसे देखते ही मेरे होश उड़ चुके थे, क्योंकि वह कोई और नहीं थी। मेरा नाम विक्रांत है। मैं जिस कॉलेज में पढ़ता था वहाँ रोज़ सैकड़ों छात्र आते जाते थे, लेकिन उनमें से एक लड़की मेरी नज़र में बार बार ठहर जाती थी। ना बनावटी थी ना दिखावे वाली, सादे कपड़े, झुकी हुई नज़रें और हर समय किताबों में डूबी रहना, यही उसकी पहचान थी। वह गरीब परिवार से थी, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। कॉलेज उसके लिए समय बिताने की जगह नहीं, बल्कि अपनी ज़िंदगी बदलने का रास्ता था। मैंने उसे बिल्कुल अलग था। पैसे वाले घर में पैदा हुआ, ज़िंदगी में कभी कोई चीज़ की मुझे कमी नहीं दिखी थी। मुझे आदत थी कि जो पसंद आए मैं वह हासिल कर लेता। जब मैंने उसे बात करने की कोशिश की तो उसने नज़र उठाकर भी ना देखा। उसने कभी मुस्कुराकर जवाब भी ना दिया, न दोस्ती का कोई इशारा किया। उसका यही रवैया मुझे चुभने लगा। मैं बार बार उसके पास जाने के बहाने ढूंढने लगा। कभी कॉलेज के नोटिस, कभी किसी बहाने से बात शुरू करने की कोशिश करता, लेकिन हर बार साफ दूरी बना लेती। वह उन लड़कियों में से नहीं थी जो आसानी से किसी पर भी भरोसा कर ले। उसके लिए पढ़ाई सबसे ऊपर थी और बाकी सब फालतू। एक दिन मेरा सब्र टूट गया। गुस्से में मैंने आकर कॉलेज के खाली कमरे में उसका रास्ता रोक लिया और ज़बरदस्ती उससे बात करने लगा। मैंने अपनी हैसियत दिखाने की कोशिश की, लेकिन उसने जो किया उसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। उसने बिना डरे मुझे ज़ोरदार थप्पड़ मारा और सख्त आवाज़ में कहा कि अगर मैंने फिर उसे परेशान किया तो वो पुलिस और कॉलेज प्रशासन से शिकायत कर देगी। उस पल मुझे बहुत अपमान महसूस हुआ। मेरा घमंड बुरी तरह आहत हो गया था। उसी दिन मैंने तय किया कि मैं इसका बदला ज़रूर लूँगा। मैंने उसके बारे में जानकारी इकट्ठा शुरू की। पता चला कि वह अपनी बीमार माँ और बड़ी बहन के साथ रहती है। घर की हालत अच्छी नहीं थी और सारी जिम्मेदारियाँ उस पर थी। मैंने अपने पैसों और गलत सोच का इस्तेमाल किया। उसके घर के आसपास एक आदमी को नज़र रखने के लिए लगा दिया। मुझे उसकी हर छोटी बड़ी जानकारी मिलने लगी। वह कब निकलती, कब लौटती और घर में कौन होता। एक दिन खबर मिली कि उसकी माँ की तबीयत अचानक बिगड़ गई और उसकी बहन उन्हें अस्पताल लेकर गई है। उस वक्त पर लड़की घर में अकेली थी। मुझे लगा यही सही मौका है। मैंने अपना चेहरा ढक लिया और सीधा उसके घर पहुंचा। जैसे उसने दरवाज़ा खोला तो मैंने उसे धक्का देकर अंदर कर दिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। वह घबरा गई, चिल्लाने लगी, बार बार पूछने लगी कि मैं कौन हूँ। मैंने उसके मुंह पर हाथ रख दिया और ज़बरदस्ती कमरे की तरफ ले जाने लगा। इसी खींचातानी में मेरे चेहरे से नकाब हट गया और उसने मुझे पहचान लिया। मुझे देखते ही वह फूट फूट कर रोने लगी। वह मुझे गालियाँ दे रही थी, बद्दुआएं दे रही थी और रहम की गुहार लगा रही थी। लेकिन उस वक्त मेरे भीतर कोई इंसान बाकी नहीं था। मैं अपनी ज़िद और गुस्से में अंधा हो चुका था। मेरा काम हो चुका था। उसके बाद मेरे लिए वह लड़की सिर्फ एक बीती हुई बात बन गई थी और अब मेरा उससे कोई भी लेना देना नहीं रह गया था। मेरा दिल उससे भर चुका था। ऐसा मैं सिर्फ एक लड़की के साथ नहीं, बल्कि बहुत सारी लड़कियों के साथ करता आ चुका था। लेकिन ये पहली ऐसी लड़की थी जिसके साथ मैंने उसकी मर्ज़ी के बिना ये सब कुछ किया था। अक्सर मैं लड़कियों से दोस्ती करता,
उनके साथ रात गुजारता, उनका इस्तेमाल करके छोड़ दिया करता। लेकिन वह लड़की हमेशा वही होती जो इस काम के लिए राज़ी होती थी। ये लड़की बेहद सुंदर थी और मेरे दिल को इसकी सुंदरता भा गई। मैं लड़कियों से मोहब्बत तो करता नहीं था, बस उनके साथ एक रात गुजारना ही मेरा पैशन बन चुका था। इस लड़की की इज्जत ख़राब करने के बाद न जाने क्यों मुझे अजीब सी घबराहट हो रही थी, क्योंकि पहली बार मैंने किसी के साथ ज़बरदस्ती की थी, वरना अभी तक तो जितनी भी लड़कियों से मेरा सामना हुआ था वो खुद इस काम के लिए तैयार हो जाती। अगले दिन मेरे पापा ने मुझे अपना कनाडा वाला बिजनेस संभालने के लिए कनाडा जाने को कहा, तो मैं वहाँ जाने के लिए फ़ौरन तैयार हो गया। मुझे डर था कि कहीं ये लड़की मुझे पकड़वा ना दे, लेकिन मैं ये भी जानता था कि इतनी आसानी से अपना मुंह तो नहीं खोलेगी, अपनी इज्जत की खातिर किसी को कुछ नहीं बताएगी, क्योंकि गरीब लोगों के लिए सब कुछ उनकी इज्जत होती है। और ऐसा ही हुआ था। मैं कनाडा में शिफ्ट हो गया। कुछ साल के बाद कनाडा में मेरी एक लड़की से शादी होगी, लेकिन मेरी औलाद नहीं हुई थी। मेरी पत्नी ने कहा कि हमें भारत वापस चलना चाहिए। जैसे मैं हिंदुस्तान वापस आया और अपने घर में दाखिल हुआ तो नौकरानी का बच्चा मेरी टांगों से लिपट गया। मुझे उस बच्चे पर बहुत तरस आया। तभी अचानक उसकी सगी माँ भागती हुई आई। मैंने उसका चेहरा देखा तो मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई थी, क्योंकि वो तो मैं बहुत ज़्यादा गहरी नींद में सो रहा था, जब अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे कोई बार बार पुकार रहा है, पापा पापा। कोई नन्ही सी जान मुझे अपनी तरफ खींच रही है। मैं अपनी आंखें खोलना चाहता, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी गहरी खाई में गिरता जा रहा हूँ। मेरा शरीर हिल डोल नहीं पा रहा था, मेरी आवाज़ नहीं निकल पा रही थी। मैं चिल्ला रहा था, मेरा दिमाग आउट हो चुका था, लेकिन शरीर बिल्कुल सुन्न हो चुका था। अचानक ही किसी ने तेजी से मेरा सर पकड़कर झंझोड़ा था। तभी मेरी आंख तुरंत खुल गई। मुझे झंझोड़ने वाला इंसान कोई और नहीं बल्कि मेरी पत्नी प्रिया थी। वो मुझ पर झुकी हुई थी। मैं फौरन ही हड़बड़ा कर बैठ गया। पसीने से मेरा पूरा शरीर भीगा हुआ था। प्रिया मुझे देखते हुए बोली, विक्रांत क्या हो गया है आपको? आप ठीक तो है ना? ये आप कैसी हरकतें कर रहे हैं? सबसे पहले मैंने अपना पसीना साफ़ किया, उसके बाद गहरी सांस लेकर उससे बताया कि मुझे स्लीप पैरालाइज हो गया था। मैं खुद को उठाने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझ में हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं बैठ जाऊं। तुम कहाँ से आ गई? तुम तो ऑफिस पर गई थी ना? आज तुम्हारा ऑफिस ऑफ तो नहीं था? वो मुझे देखते हुए बोली कि आज मैं जल्दी घर आ गई थी। ऑफिस में मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। और देखिए, जब मैं घर में दाखिल हुई तो कमरे से आपकी अजीब व अजीब आवाज़ें आ रही थी। प्रिया फ़ौरन मेरे गले से लगकर मुझे संभालने की कोशिश करी थी, जबकि अब मैं काफ़ी बेहतर महसूस कर रहा था। उसने मुझे पानी पिलाया तो मैं पूरा गिलास एक ही घूंट में ख़त्म कर गया। वो मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो हम डॉक्टर के पास चलते हैं। मैंने कहा कि नहीं नहीं, मेरी तबीयत ठीक है। और फिर मैं चप्पल पहनकर वॉशरूम की तरफ बढ़ते हुए बोला, बस शायद नींद की कमी की वजह से मेरे साथ ऐसा हुआ है, वरना मेरी तबीयत तो ठीक है। मैं शावर लेकर आता हूँ, उसके बाद हम खाना खाने के लिए बाहर चलते हैं। थोड़ी बाहर की हवा लूँगा तो तबीयत और ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। प्रिया कहने लगी कि अच्छा ठीक है, मैं भी तैयार हो जाती हूँ। और फिर तैयार होने के लिए चली गई। शावर के नीचे खड़े होकर भी मेरे दिमाग में वही आवाज़ें गूंज रही थी। पापा पापा, न जाने कौन था जो मुझे इस तरह रोज़ पुकारा करता था। मैं जब भी सोने के लिए लेटता तो मेरे सपने में एक बच्चा आता और ऐसा लगता जैसे वो मुझे तड़प तड़प कर पुकारा हो। थोड़ी देर बाद मैं बाहर आया तो मेरी पत्नी मिरर के सामने बैठी हुई मेकअप कर रही थी। मैं भी कपड़े वगैरह चेंज करके तैयार हो चुका था। मैं भी मिरर के सामने खड़ा हुआ अपने बाल बना रहा था, जब वो मुझे देखते हुए बोली, विक्रांत, मैं सोच रही थी कि हम इंडिया वापस चलते हैं। घर वालों से मिलते हैं, 6 साल हो गए हैं हमें हिंदुस्तान से कनाडा आए हुए। पता नहीं सब कैसे होंगे, वहाँ सब कुछ ठीक हो। आपके मम्मी पापा भी तो कई बार यहाँ आ चुके हैं और हर बार शिकायत करते हैं कि हम लोग यहाँ आकर अपने देश को ही भूल चुके हैं। शायद आपको घर वाले आपको बहुत याद कर रहे हैं, इसलिए आपकी तबीयत ऐसी हो रही है। मेरी मम्मी भी तो कई बार मुझे बोल चुकी है कि इंडिया वापस लौट आओ, कम से कम मिलने के लिए ही आ जाओ, कुछ दिन के लिए। मैं सोच रही हूँ कि हम कुछ दिन के लिए वहाँ घूमने चलते हैं। इस तरह हम अपने घर वालों से भी मिल लेंगे और उन लोगों की शिकायत भी दूर हो जाएगी। अपनी पत्नी की बात सुनकर मैंने हाँ में सर हिला दिया था और उससे देखते बोला, तुम ठीक कह रही हो, हम लोग कुछ दिन इंडिया घूम कर आते हैं। पता नहीं क्यों मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं रहती। अगर मुझे कुछ भी हो गया तो ज़िंदगी भर मेरे घर वालों को ये दुख तो नहीं रहेगा कि उनका बेटा आखिरी बार उनसे मिल भी ना पाया। मेरी बात सुनते ही प्रिया तड़प कर अपनी जगह से खड़ी हो गई थी और मुझे देखते हुए बोली, विक्रांत, आप ये किस तरह की बातें कर रहे हैं? भगवान न करे कि आपको कुछ हो। आपको तो मेरी भी उम्र लग जाए। मैं आपकी लंबी उम्र के लिए हमेशा प्रार्थना करती हूँ। आइंदा के बाद अगर आपने इस तरह की बात अपने मुंह से निकाली तो अच्छा नहीं होगा। वह काफ़ी उदास हो गई थी। उसकी बात सुनकर मैं भी खामोश हो गया था और उसके बालों को कान के पीछे करते हुए बोला, मैं जानता हूँ प्रिया कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, लेकिन बस कभी कभी दिल हर चीज़ से बोझल हो जाता है। पता नहीं क्यों, लेकिन मेरे अंदर मुझे खालीपन महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ बुरा किया है, अब मुझे उसकी भरपाई करनी है।
मेरी बात सुनकर मेरी पत्नी मेरा हाथ थाम कर बोली, मैं समझ सकती हूँ आपकी कंडीशन। हम 4 साल से बच्चे के लिए ट्राई कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारी गोद नहीं भरी। एक पति के लिए औलाद का होना बहुत ज़रूरी होता है। हमारी शादी को पूरे 6 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक हमने इस खुशी को महसूस नहीं किया। मगर मुझे उम्मीद है कि मैं जल्द माँ बन जाऊँगी और आपकी सारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। प्रिया की बात सुनकर मैंने फ़ौरन उसके गले लगा लिया और उसका कंधा थपथपाए हुए बोला, अरे तुम उदास क्यों हो रही हो? मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। मैं तो सिर्फ अभी अपनी बात पूरी करता उससे पहले कि वह अपने आंसू साफ करके मुझसे अलग हो गई और बाहर की तरफ बढ़ने लगी। बोली कि छोड़िए ना इन बातों को, हम बाहर चलते हैं, मुझे भी भूख लग रही है। खाना वगैरह खाएंगे तो थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाएगा। ये कहकर वह बाहर की तरफ बढ़ गई, जबकि पीछे मैंने गहरी सांस ली थी और खुद को संभाला था। मेरी शादी को 6 साल हो गए, जिस दौरान मैं यहाँ कनाडा आया था उसके कुछ समय के बाद प्रिया की फैमिली भी यहाँ आई थी और वह लोग मेरी फैमिली को बहुत अच्छे से जानते थे, क्योंकि वह भी इंडिया के उसी शहर से बिलोंग करते थे जहाँ मैं रहता था। हमारी कंपनी का इवेंट था जिसमें प्रिया के पेरेंट्स की मुलाकात मेरे पेरेंट्स से हुई और उसी बीच हमारे पेरेंट्स ने हम दोनों का रिश्ता तय कर दिया, क्योंकि प्रिया के पिता भी यहाँ पर बिजनेस के सिलसिले में आते जाते रहते थे। मैं तो पहले अपने काम को लेकर यहाँ रह रहा था, इसलिए मेरी फैमिली ने मेरी शादी यहीं पर आकर कर दी। मेरी पत्नी एक बैंक में मैनेजर की जॉब करी थी। हमारे पास पैसा ही पैसा था। इंडिया में मेरी अपनी ज़मीनें थी, गाड़ियाँ थी, लेकिन हमारे पास सिर्फ एक खुशी नहीं थी और वह खुशी हर चीज़ पर भारी पड़ चुकी थी, औलाद की खुशी। मैंने और मेरी पत्नी ने अपना पूरा चेकअप करवा लिया था, लेकिन डॉक्टर का कहना था कि आप दोनों बिल्कुल फिट हैं, बस ऊपर वाले की तरफ से देर है। डॉक्टर ने तो हमें बच्चा अफोर्ड करने का सुझाव भी दिया, मगर मैंने ही मना कर दिया, क्योंकि इंडिया में अगर ये बात किसी को पता चल जाती तो बहुत बड़ा हंगामा खड़ा हो सकता था। हम खानदानी अमीर लोग थे और हमारी बहुत सारी प्रॉपर्टी थी। बहुत दूर दूर तक हमारा बिजनेस फैला था। अगर हमारे खानदान के बच्चे अडॉप्ट हुए तो सिवाय हमारी मर्दानगी पर सवाल उठने के और कुछ नहीं होता, इसलिए मैं ये कदम नहीं उठा सकता था। हालांकि मेरी पत्नी ने कई बार मुझसे कहा था कि हम कोई बच्चा अडॉप्ट करके इंडिया में ये शो करवा देते हैं कि ये बच्चा हमारा है, मगर मैं राज़ी ना हुआ। मेरा दिल इन चीज़ों के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। कहीं ना कहीं मेरे दिल में ये बात कि ये चाहत थी कि मेरा अपना खून इस दुनिया में आए, मगर कहते हैं ना कि भगवान को जो मंजूर होता है उसके सामने हर इंसान बेबस हो जाता है। मैं रेडी होकर बाहर आ गया तो वह पार्किंग तक पहुंची गई थी। मैं लिफ्ट के जरिए पार्किंग में पहुंचा तो मेरी नज़र अचानक सामने की तरफ गई। मेरी पत्नी किसी और औरत के साथ खड़ी हुई थी, वो रो रही थी। मैं परेशान होकर उसकी तरफ बढ़ा। मैं कुछ कहता इससे पहले उसने जल्दी से अपना आंसू साफ कर लिया, जबकि वह औरत भी मुझे हेलो बोलकर चली गई। मैं अपनी पत्नी की तरफ ध्यान देने लगा और उससे देखते हुए बोला कि क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? जबकि वह इनकार में सर हिलाते हुए बोली कि आप कल इंडिया के टिकट करवाइए, हम लोग वापस इंडिया लौट रहे हैं, मुझे यहाँ नहीं रहना, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। उसकी बात सुनकर मैं फ़ौरन बोला कि हम डॉक्टर के पास चलते हैं, क्या हुआ है तुम्हें? वो बोली, मैं जितना आपसे बोली हूँ आप बस उतना करिए, हम यहाँ नहीं रहेंगे, मुझे इंडिया जाना है। ये कहकर वह गाड़ी में वापस बैठ गई, लेकिन मैं अब परेशान हो गया और परेशानी में ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। उसने मेरा चेहरा खिड़की की तरफ मोड़ लिया था। बेचैनी से अपने शब्दों पर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि मैंने अपनी पत्नी को औलाद के लिए बोला ही क्यों। बेवजह वह उदास हो गई थी, लेकिन मामला कुछ और ही था। कुछ देर के बाद मुझे देखते हुए बोली कि हम वहाँ जाकर सबको सच बता देंगे। मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा। मैं कुछ कहता इससे पहले कि वह बोली, झूठ छुपाना सिर्फ और सिर्फ अपने लिए बर्बादी और नुकसान है। अगर हम सबको सच सच बता देंगे तो मेरे लिए और आपके लिए आसानी हो जाएंगी और हम बहुत ही आराम से बच्चा अडॉप्ट कर सकते हैं और नई ज़िंदगी शुरू कर सकते हैं। वैसे भी हम कौन सा हमेशा हमेशा के लिए इंडिया जा रहे हैं, बस कुछ समय वहाँ रहेंगे, उन लोगों का दिल जीतेंगे और अपनी बात कहकर वापस आ जाएंगे। यहाँ पर हज़ारों बच्चे हमें अडॉप्शन के लिए मिल सकते हैं। मैं अपनी पत्नी की बात सुनकर बोला कि तुम कौन से सच की बात करी हो? क्या बताना चाहती हो कि तुम हिंदुस्तान जाकर अगर हम बच्चा अडॉप्ट कर रहे हैं तो ये बात हम यहाँ फ़ोन पर भी तो कर सकते हैं। हिंदुस्तान जाकर इस बारे में बात करने की क्या ज़रूरत है? मेरी बात सुनकर वह कुछ लम्हे खामोशी से देखती रही, फिर मुझसे नज़रें चुराकर बोली कि मैं अभी कुछ आपको नहीं बता सकती, मुझे हिंदुस्तान जाना है बस। मैंने कह दिया और मैं अपनी बात को दोबारा नहीं दोहराऊंगी, ये आखिरी फैसला है। उसकी बात सुनकर न जाने क्यों मुझे किसी गड़बड़ का एहसास हुआ था। मैं अपना हाथ बढ़ाकर उसका हाथ थामते बोला, प्रिया, अगर दिमाग में कोई और बात चल रही है तो मुझसे शेयर करो, हम दोनों मिलकर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालेंगे। इंडिया जाकर एकदम से इस बारे में ऐलान कर देना कि हम बच्चा अडॉप्ट करे हैं, यह हमारे लिए ख़तरनाक हो सकता है। खानदान की ज़मीन जायदाद से मुझे बाहर कर दिया जाएगा, दूसरी शादी के लिए मुझे जोर दिया जाएगा। मेरे घर के रिवाजों को अभी नहीं जानती हो तुम। मेरी बात सुनकर मेरी पत्नी कहने लगी कि मैं आपसे जितना बोल रही हूँ आप उतना करिए। मैं आपकी पत्नी हूँ, आपकी लाइफ पार्टनर हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे अचानक हुआ क्या है और वह उस औरत के सामने रो भी क्यों रही थी। एक बार दिल में आया कि उससे पूछ लेता, मगर मैं खामोश रहा। कनाडा अगर मैंने कुछ चीज़ें ज़रूर सीखी थी
एक तो दूसरों की ज़िंदगी में ज़्यादा दखलंदाजी देना एक दूसरे की प्राइवेसी को डिस्टर्ब करने के बराबर होता है। वैसे तो हम दोनों पति पत्नी हैं, लेकिन कुछ लिमिट हमेशा इंसानों में कायम रहनी चाहिए। हर इंसान का पर्सनल सस्पेंस होता है। अगर हम उसकी ज़िंदगी में इंटरफेयर करेंगे तो वह भी हमसे बोर हो जाएगा। इसलिए मैंने उस औरत की बात को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया और अपना हाथ बढ़ाकर अपनी पत्नी का हाथ थाम लिया। वह मुझे देख रही थी। मैं उसकी सूजी हुई आंखों में देखते हुए बोला, प्रिया तुम परेशान मत हो। देखो, औलाद का होना या ना होना इसमें हमारा या तुम्हारा, मेरा कोई भी कसूर नहीं और ना ही हम दोनों का कोई हाथ है। ये सब तो ऊपर वाले की तरफ से होता है और हम हिंदुस्तानी हैं, इन चीज़ों को समझते हैं। ये कनाडा के डॉक्टर तो पागल है, उन्हें कुछ खबर नहीं। हम कल या परसों इंडिया जा रहे हैं, तो मैं वहाँ से तुम्हें किसी अच्छे स्पेशलिस्ट को दिखाऊंगा या फिर माँ के साथ तुम किसी बाबा वगैरह के पास चली जाना। मैं जानता हूँ कनाडा जैसी जगह पर बैठकर मैं एक अजीब तरह की बातें कर रहा हूँ, लेकिन देखो कुछ लोगों का इस पर पक्का विश्वास होता है और इस पक्के विश्वास से काफ़ी औरतें गर्भवती भी हो जाती हैं। मेरी बात सुनकर उसने कोई जवाब न दिया, तो वो बस सर झुकाकर धीमी आवाज़ में बोली, मुझे वहाँ पर जाकर सच बताना है। मैं अब आगे सच को नहीं छुपा सकती, मुझ में हिम्मत नहीं है। ये कहते उसने मुझसे अपना हाथ छुड़ा लिया। उसकी बात सुनकर मैं हैरान हो गया कि अचानक उसको हो क्या गया है। तबीयत मेरी ख़राब हुई थी, तकलीफ़ में मैं डूबा था और फिर ये इस तरह का बिहेवियर क्यों कर रही है। कुछ तो गड़बड़ जरूर थी। मैं उसको देखते हुए अब काफ़ी सख्त शब्दों में बोला था, मुझे तुम्हारा व्यवहार कुछ अजीब लग रहा है। तुम्हें क्या हो गया है? मेरी बात सुनकर उसने एक नज़र मुझ पर डाली थी और धीमी आवाज़ में बोली, अगर पति मरने की बात करे तो एक औरत की हालत ऐसी ही हो जाती है। अगर अभी भी मैं खामोश रही तो वो दिन भर दूर नहीं जब मुझ पर विधवा का टैग लगा दिया जाएगा, और मैं ऐसा नहीं चाहती। मैं अपनी सारी ज़िंदगी आपके साथ गुजारना चाहती हूँ और इस चीज़ के लिए मुझे थोड़ी हिम्मत करनी है और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसकी बात सुनकर मुझे एक अंदर ज़ोरदार झटका लगा। वो औलाद की वजह से इतनी ज़्यादा परेशान नहीं हुई, बल्कि मेरी कही गई एक बात ने उसे इतना ज़्यादा परेशान कर दिया था। मैं उसे देखते हुए बोला, अरे बेवकूफ़, मैंने तो बस ऐसे ही कह दिया था। मुझे अपना दिल भारी महसूस हो रहा था, शायद अपनों की याद आ रही थी। हम लोग इंडिया वापस चलेंगे, उन लोगों के साथ उठेंगे बैठेंगे बातें करेंगे तो काफ़ी अच्छा महसूस होगा। और मैंने तुम्हारे दिल को उदास करने के लिए वह बात नहीं की थी, बस अचानक मेरे मुँह से निकल गई थी। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ प्रिया। तुम्हारी थोड़ी सी भी तकलीफ मेरा दिल तोड़ देती है। प्लीज़ इस तरह उदास मत हो, नॉर्मल हो जाओ और इस जगह को महसूस करो। मेरी बात सुनकर वह हल्का सा मुस्कुराई और मेरा हाथ थपथपाते हुए बोली, मैं कह रही हूँ ना, मैं इंडिया जाकर आप सबको खुशियाँ दूंगी, आपकी हर परेशानी को दूर कर दूंगी, आपके दिल के भारीपन को ख़त्म कर दूंगी, आपको एक ऐसी दुनिया में पहुँचा दूंगी जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मेरा सुकून होगा और खुशियाँ होंगी। आप बस इंडिया की टिकट बुक करवाइए और वहाँ घर वालों को नहीं बताना कि हम घर आ रहे हैं, हम उन्हें सरप्राइज़ देंगे। उसकी बात सुनकर मैं हल्का सा मुस्कुराया था और दोबारा वेटर को जल्द ही मेन्यू लाने का ऑर्डर दिया। लगभग थोड़ी देर के बाद ही हमारा खाना सर्व कर दिया गया था। जैसे जैसे खाना पेट में जा रहा था, प्रिया का मूड भी बेहतर होता जा रहा था। मैंने दिल ही दिल में सुकून की सांस ली थी कि कुछ ना सही मगर थोड़ा बहुत ही उसका मूड बेहतर तो हुआ। लगभग 1.5 घंटा हम वहाँ पर रहे थे और फिर वहाँ से हम पार्क चले गए। थोड़ी देर के वॉक के बाद अब तबीयत काफ़ी बेहतर महसूस हो रही थी। प्रिया छोटे छोटे बच्चों को बहुत हसरत से देख रही थी। मेरा इरादा उसकी तकलीफ़ को उजागर करना नहीं था, मगर अनजाने में ही मैं उसको तकलीफ़ पहुंचा चुका था। थोड़ी देर के बाद हम घर के लिए रवाना हो गए। घर पहुंचकर मैंने इंडिया की फ़्लाइट की बुक कर ली थी, लेकिन एक हफ़्ते के बाद हमें फ़्लाइट की टिकट मिली थी। उस एक हफ़्ते के बीच मुझे और उसे बहुत सारे काम करने थे। उसे कुछ दिन के लिए छुट्टी का एप्लीकेशन देनी थी और मुझे अपना काम मैनेजर और वर्कर्स वगैरह को समझाना था। वक्त धीरे धीरे गुजरता गया और एक हफ्ते के बाद हम सामान लेकर इंडिया के लिए रवाना हो गए। एयरपोर्ट पर बैठकर न जाने क्यों मुझे बार बार अपनी ज़िंदगी के वो सारे किस्से याद आ रहे थे जो इंडिया में 6 साल पहले मैं सारे करके आया था। लेकिन हर बार मैं अपने ख्याल को झटक रहा था कि बार बार मैं इन चीज़ों के बारे में क्यों सोच रहा हूँ जिससे अब मेरा कोई वास्ता नहीं था। थोड़ी देर बाद हमारी अनाउंसमेंट हो गई और हम फ्लाइट में बैठ के एक लंबा सफ़र तय करके हम इंडिया एयरपोर्ट पर सुबह के समय लैंड हो गए थे। इंडिया की ज़मीन पर कदम रखकर ना जाने क्यों मुझे अंदर तक सुकून महसूस हो रहा था, लेकिन अचानक ही दिल में एक अजीब सी तड़प पैदा हुई। मुझे फ़ौरन अपने घर पहुंचना था। कोई ऐसा जो मुझे याद कर रहा है, कोई है जो मुझे पुकार रहा है। फ़्लाइट के दौरान भी मैंने कई बार अपनी आंखें बंद करने की कोशिश की, लेकिन हर बार मेरे कानों में सिर्फ एक आवाज़ गूंज रही थी, पापा पापा पापा। ऐसा क्यों होता था मैं खुद समझ नहीं पाया था। बाहर आकर मैंने टैक्सी बुक की और सीधी बंगले के लिए रवाना हो गया। हमें एयरपोर्ट से बंगले तक पहुंचने में 1.5 घंटे का समय लग रहा था। 1-1.5 घंटे के बाद मेरी गाड़ी बंगले के गेट पर रुकी। किराया वगैरह देने के बाद मैं और मेरी पत्नी सामान लेकर गेट के करीब आए तो गार्ड मुझे देखकर दंग रह गया। उसकी हालत ऐसी हो गई जैसे काटो तो शरीर में खून नहीं। खुशी के मारे वो मुझे गले लग चुका। कहने लगा, विक्रांत सर आप ऐसे अचानक आ गए? छोटे साहब आए हैं।
उसने अंदर जाते ही शोर मचाना शुरू कर दिया, जबकि मैं और अपनी पत्नी को लेकर अंदर की तरफ बढ़ा। मेरी पत्नी के चेहरे पर भी मुस्कुराहट फैल गई थी। ऐसी मोहब्बत, ऐसे जज्बे जो हम 6 साल तक दूर रहे थे, अब वही सब कुछ हमें दोबारा नसीब होने वाला था। मेन गेट पार करके जब हम घर के दरवाजे पहुंचे तो अचानक ही किसी ने मुझे तेज आवाज़ में पुकारा, पापा पापा, मेरे पापा। ये एक नन्ही सी जान की आवाज़ थी। मेरी पत्नी भी उस आवाज़ पर फ़ौरन पलटी, जब एक गोल मटोल सा सुंदर सा बच्चा मेरी टांगों के साथ आकर लिपट गया और खुशी से चहकने लगा, जैसे मेरे आने से सबसे ज़्यादा खुशी उसी को हुई हो। मेरे पापा आ गए, मेरे पापा आ गए, मुझे गोद में उठाइए पापा। वो अपने नन्हे हाथ मेरी तरफ उठाते हुए बहुत ही मासूमियत से बोल रहा था। मैं 6 साल से औलाद के लिए तरस रहा था और एक छोटे से बच्चे को देखकर मेरा दिल अचानक ही ललचाने लगा, और जिस अंदाज में वो मुझे पापा पापा कहकर पुकार रहा था, मेरा दिल भर आया। मैंने बिना कुछ भी कहे उसे गोद में उठा चुका था। मेरी पत्नी अचानक ही 2 कदम पीछे हो गई, लेकिन मेरा ध्यान इस मासूम बच्चे पर ही था। मैंने अपनी पत्नी की तरफ देखा ही नहीं था। मैं इस बच्चे के गाल पर प्यार करके उसे फ़ौरन कहने लगा कि बेटा, तुम्हारा नाम क्या है और तुम कौन हो? अभी मैं आगे कुछ कहता कि इस समय हमारे घर पर काम करने वाली पुरानी काकी जो मेरे पास आई थी, मुझे देखकर पहले तो उन्होंने खुशी का इजहार किया, फिर उस बच्चे को गोद में लेते हुए बोली कि माफ़ करना साहब, ये बच्चा नादान है, किसी को भी अपना पिता कह देता है। ये नई नौकरानी मीरा का बेटा है। वह 2 महीने पहले यहाँ पर काम करने के लिए आई है। ये नाम सुनकर न जाने क्यों एक लम्हे के लिए मेरा दिल और ज़ोर से धड़क उठा था। मैंने इस बच्चे को ध्यान से देखा था, ना जाने क्यों उसका चेहरा मुझे किसी मिलता जुलता महसूस हुआ। मैंने फ़ौरन ही नज़रें चुराई। मेरे आने की खबर पूरे घर में फैल चुकी थी। सभी मेन दरवाजे की तरफ भागे। मैंने फ़ौरन ही अपना ध्यान इस बच्चे से हटाकर अपनी पत्नी की तरफ कर लिया, जो एक तरफ खड़ी भीगी आंखों से इस बच्चे को देख रही थी। काकी जिस बच्चे को वापस सर्वेंट क्वार्टर में ले गई, कुछ कहता कि तभी मेरी माँ ने अचानक आकर मुझे गले लगा लिया। मैं सब भूल कर अपनी फैमिली के मगन में हो चुका था। मेरी माँ और भाभी वगैरह ने मेरी पत्नी को गले लगाने की कोशिश की, लेकिन वह खुद ही पीछे हट गई। उसका ये अंदाज मुझे काफ़ी बुरा महसूस हुआ, लेकिन मैं कुछ बोला नहीं। शायद ट्रैवल की थकान थी, इसलिए वह ऐसे बिहेव कर रही थी। हमें सब लोग डाइनिंग रूम में ले गए। घर के सब लोग बेहद खुश थे और बार बार हमसे हमारे हालचाल के बारे में पूछ रहे थे। बंगले का नक्शा तो बिल्कुल पहले जैसा ही था, हाँ, लेकिन फर्नीचर काफ़ी बदलाव आ गया था। मेरी माँ मुझे देखते हुए कहने लगी कि बेटा, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि मेरा लाडला बेटा घर वापस आ गया, वह भी पूरे 6 साल के बाद। तुमने तो एक बार भी हमें नहीं बताया कि तुम घर आ रहे हो। अगर तुम्हें बता देते तो तुम्हारे लिए कितना अच्छा अरेंजमेंट करवाते। हम तुम्हें एयरपोर्ट पर लेने के लिए भी आ जाते, कुछ मेहमानों को भी इनवाइट कर देते तुम्हारे आने की खुशी में। ये तुम्हारी बहुत गलत बात है कि तुमने हमें कुछ नहीं बताया। जबकि मैं मुस्कुराकर बोला, कोई बात नहीं माँ, आप सबसे मिलने के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइट था, इसलिए आप में से किसी को भी ये नहीं बताना चाहता था कि मैं आ रहा हूँ। मैंने इसलिए आपको खबर नहीं दी कि आप लोगों को ये खुशी भरा और सरप्राइज से भरपूर चेहरा देखना चाहता था। अगर मैं आपको बता कर आता तो आप लोगों के चेहरे पर ये खुशी नहीं देख पाता जो अभी देख रहा हूँ। हम दोनों आपको सरप्राइज़ देना चाहते थे, इसलिए अचानक आ गए। मेरी इस बात पर सब लोग मुस्कुरा दिए। माँ प्रिया को देखते हुए कहने लगी, बहुत अच्छा किया बेटा, तू जो बहू को भी साथ ले आया। वैसे भी ये तो बेचारी पहली बार ही अपने ससुराल आई है। अब काम करो तुम दोनों, थोड़ा आराम करो, कपड़े चेंज कर लो, उसके बाद सब लोग मिलकर खाना खाते हैं। हम दोनों जैसे कमरे में दाखिल हुए, मैं उसका हाथ थाम कर बोला, क्या हुआ है प्रिया, तुम इतनी खामोश क्यों हो गई हो? वो सर नाम में हिलाते हुए खामोशी से बेड पर जाकर बैठ गई। उसका इतना रूखा अंदाज मेरी समझ से बाहर था। मेरा कमरा आज भी 5 साल पहले की तरह साफ सुथरा था। मेरी माँ हर हफ्ते मेरे कमरे की सफाई करवाया करती थी। उनकी बदौलत ही आज ये कमरा रहने के लायक था। मैं भी खामोशी में फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में चला गया, और जब बाहर आया तो प्रिया कहीं पर बनी ही थी। थोड़ा हैरान हुआ कि अचानक ये लड़की कहाँ गायब हो गई। अभी तो वो खुद कह रही थी कि मैं आराम करूंगी, तो अब कमरे में मौजूद क्यों नहीं है? मेरा इरादा नीचे जाकर उसका पता करने का था, क्योंकि फ़्लाइट के बाद अक्सर उसकी तबीयत काफ़ी डाउन हो जाती थी। अगर वह नींद पूरी ना करे तो उसका सर में दर्द होता। अभी मैं दरवाजे की तरफ बढ़ा जब कमरे का दरवाज़ा खुला था और प्रिया अंदर दाखिल हुई। ये देखकर मैं दंग रह गया। उसकी गोद में वही गोल मटोल बच्चा था जो मुझे दरवाजे पर पापा पापा कहकर पुकार रहा था। मैं अभी अपनी पत्नी से कुछ कहता इससे पहले ही वह बच्चा मेरी गोद में डालती बोली, कितना सुंदर बच्चा है ना ये, इसकी शक्ल आपसे कितनी मिल रही है ना। मैंने इस बच्चे को ध्यान से देखा। ये बात हकीकत थी कि उसका चेहरा मुझसे काफ़ी मिल रहा था, और एक और इंसान जिसका जिक्र करना भी मैं बहुत बड़ा पाप समझता था। मैं सर इनकार में हिलाते हुए बोला कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये मुझ में क्यों मिलेगा? मैं इसको जानता नहीं, मैंने इसे कभी देखा नहीं, आज पहली बार ही तो इससे मिला हूँ, और ये मेरी औलाद थोड़ी है। वैसे भी बच्चे नादान होते हैं, ये भी लगभग 5 साल का है। इतनी कम उम्र के बच्चे ऐसी गलतियाँ कर देते हैं। मेरी पत्नी इनकार में सर हिलाती हुई बोली कि आप ठीक कह रहे हैं, ये 5 साल का बच्चा है, 2 साल का नहीं है। इस उम्र के बच्चे थोड़े बहुत समझदार हो चुके होते हैं। फिलहाल शायद ये गलती ही कर रहा है। मैं नीचे गई थी, मुझे अच्छा लगा, मैंने सोचा कि मैं इसे आपके पास ले आती हूँ। आपको ये बच्चा बहुत अच्छा लग रहा था ना? उसकी बात सुनकर मैं बोला कि हाँ, अच्छा तो लग रहा था, लेकिन तुम इसको यहाँ पर क्यों लेकर आई हो?
इसको बाहर भेज दो और तुम आराम करो। जितना प्यार करना था मैं कर चुका हूँ। काकी जी ने बताया कि एक नौकरानी का बेटा है और मुझे नौकरों से रिश्ते बनाना पसंद नहीं। मेरी पत्नी मुस्कुराते बोली कि ऐसा नहीं कहते, कभी कभी अपने शब्द खुद को ही नुकसान पहुंचा देते हैं। यह कहकर बस बच्चे को लेकर बाहर चली गई। मैंने उसको हैरानी से जाते हुए देखा। यह बात वह क्यों कह रही थी? प्रिया बहुत ही एहसासी लड़की थी। कभी उसकी बातें बहुत ही खुश कर देती तो कभी उसकी बातें बहुत ही उदास कर देती, और कभी कभी तो उसकी बातें इंसान को उलझा देती। और वह मुझे उलझन में ही छोड़कर चली गई। लगभग 10 मिनट के बाद वह वापस आई और बिना कुछ कहे वॉशरूम में चली गई। थोड़ी देर के बाद वह फ्रेश होकर आई और बिना कुछ कहे आराम करने के लिए लेट गई। रात को मैं फ्रेश होकर नीचे पहुंचा तो घर में बहुत अच्छी सी खुशबू फैली हुई थी। खामोशी से जाकर अपने में पापा के बराबर बैठ गया। मैं अभी कुछ कहता कि इससे पहले मेरी माँ किचन से बाहर आई और मुझे प्यार करते हुए बोली कि बेटा, मैंने तुम दोनों की पसंद का खाना बनवाया है, चलो अब साथ मिलकर खाना खाते हैं। और प्रिया नहीं आई, वो कहाँ है? मैंने कहा माँ वो तो पहले ही नीचे आ गई है। माँ कहने लगी कि नहीं बेटा, वो नीचे नहीं आई। उनकी बात सुनकर मैं हैरान होकर उन्हें देखा और फौरन कहने लगा कि वह तो कमरे में नहीं है। मैं तो समझा था कि वह नीचे आई होगी, फिर वह कहाँ चली गई? मुझे एकदम से परेशानी हो गई थी। मैं अपनी जगह से खड़ा हो गया और माँ को देखते हुए बोला कि उसे यहाँ घर के बारे में ज़्यादा जान पहचान नहीं है। उसने घर अभी ठीक तरह से देखा नहीं। मैं उसको सुबह ही घर का टूर देने वाला था, पता नहीं वह कहाँ चली गई है। वो जब अचानक काकी जी किचन से बाहर आई और मुझे देखते हुए कहने लगी कि बेटा, छोटी बहू को तो मैंने नौकरानी मीरा के कमरे की तरफ जाते हुए देखा था, वो वहीं है और उनकी गोद में उसका बच्चा भी था। मैं अब गुस्से में बोला, कौन है ये मीरा और अपने बच्चे की कैसी परवरिश करी है कि बाहर के आए हुए किसी भी मर्द को पापा कहता है। मेरी माँ कहने लगी कि नहीं बेटा, ऐसा मत कहो, मीरा तो बहुत अच्छी लड़की है, उसका बच्चा भी बहुत अच्छा है और वह काफ़ी सुंदर भी है। मुझे तो बिल्कुल अपने बच्चों की तरह प्यारी हो गई है। बेचारी बीमार रहती है, उसको कोई बीमारी है और अब तभी मजबूरन में हमारे घर में काम करने पर लगी है। जबकि मैं गुस्से से कहने लगा कि मैंने पहले भी आपको कई बार समझाया है कि माँ, इन गरीब लोगों को कुछ ज़्यादा मुंह मत लगाया करो, मगर आपको मेरी बात समझ नहीं आती। बेवजह आप इन नौकरों को सर पर चढ़ा लेती हैं। उसका बच्चा देखिए, मुझे बार बार पापा बोल रहा है और मेरी पत्नी पागलों की तरह उसके पीछे जा रही है। हद करती है आप माँ, ऐसे लोगों को घर में क्यों दाखिल होने देती हैं जो बेवजह घर का माहौल खराब कर दें। इतना कहते हुए मैं बाहर की तरफ बढ़ा। मेरा इरादा वापस अपनी पत्नी को घर के अंदर लाने का था और इस मीरा का दिमाग भी ठीक करने का था। मैं सीधा सर्वेंट क्वार्टर की तरफ बढ़ गया। न जाने क्यों जैसे जैसे मेरे कदम आगे बढ़ रहे थे मुझे अपने वजूद पर भारी महसूस हो रहा था। एक लम्हे के लिए सर्वेंट क्वार्टर के दरवाजे पर पहुंचकर मेरा दिल किया कि मैं वापस लौट जाऊं, कहीं प्रिया को बुरा न लग जाए। जो भी होगा अब खुद ब खुद वो देख लेगी। मैं उसको समझा दूंगा कि ज़्यादा नौकरों को मुंह लगाने की जरूरत नहीं। लेकिन अब दरवाजे के पास पहुंचकर वहां से पलटना मुझे अपनी इंसल्ट लग रही थी। अगर मैं प्रिया को बिना लिए घर में आता तो बेवजह सब मेरा मजाक बनाते या फिर मुझे अजीब नज़रों से देखते, इसलिए मैंने अंदर जाने में ही भलाई समझी। मैं सर्वेंट क्वार्टर के रास्ते में दाखिल हुआ तो लाइन से काफ़ी सारे कमरे बने हुए थे। जब अचानक मेरी नज़र दूसरे कमरे के दरवाजे पर गई जिसके बाहर एक छोटी सी साइकिल रखी गई थी। मैं समझ गया कि यह जरूर यही कमरा मीरा का होगा। मैं बिना कुछ कहे इस कमरे की तरफ बढ़ गया और दरवाजे पर दस्तक देकर अंदर दाखिल हुआ, मगर अगला लम्हा मेरी जान निकाल चुका था। सामने मेरी पत्नी जमीन पर बैठी हुई थी और वह नौकरानी मीरा पलंग पर थी। उसको देखकर ऐसा लगता था जैसे किसी ने मेरा कलेजा नोच दिया हो, मुझे आज से पुराने समय में ले जाकर पटक दिया हो। कुछ देर के लिए मैं अपनी जगह पर बिल्कुल शॉक्ड होकर खड़ा रह गया। यही हॉल मेरे सामने मौजूद लड़की का भी था। वह भी अपनी जगह से खड़ी होकर पत्थर की बन चुकी थी। जब अचानक मेरी पत्नी घबरा कर जमीन से खड़ी हो गई और बिना कुछ कहे वहां से चली गई। मैं कुछ कहता इससे पहले ही वो मासूम फूल जो गहरी नींद में अपनी माँ के पलंग पर सो रहा था, वो भी नींद में पापा पापा बड़बड़ा रहा था। जब हम दोनों का ध्यान इस बच्चे की तरफ गया, अभी मैं कुछ कहता इससे पहले मेरी पत्नी मेरे पीछे आ गई और मेरा वजूद थाम कर बोली कि कमरे में चलो, वहां जाकर बात करेंगे। यहाँ बात करना ठीक नहीं है। ना जाने क्यों मैं यहाँ से जाना चाहता था, लेकिन मेरी नज़र इस नौकरानी के चेहरे पर टिकी हुई थी। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ चुके थे। उसकी रंगत सांवली हो चुकी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे ना जाने वह कब से परेशानी की कंडीशन में है। मुझे भी यहाँ से जाना ही बेहतर लगा, इसलिए मैं हाँ में सर हिलाकर प्रिया के साथ सर्वेंट क्वार्टर के रास्ते से निकलकर सीधा बंगले के अंदर आ गया। खाने का इंतजाम हो चुका था और डाइनिंग टेबल पर खाना लगा दिया गया। माँ हमें खाने के लिए बुला रही थी, लेकिन मैं बिना कुछ भी कहे सीधा अपने कमरे में चला गया। जिस तरह प्रिया बात कर रही थी उससे साफ जाहिर हो रहा था कि प्रिया इस लड़की के बारे में बहुत कुछ जानती है, क्योंकि वह कोई मामूली लड़की नहीं थी, बल्कि वही बीते हुए समय का एक बहुत बड़ा सच था। मैं कमरे में दाखिल हुआ तो प्रिया सोफे पर बैठकर रोने लगी। कुछ देर के लिए मेरी अपनी हालत भी कुछ ऐसी थी। जिस पाप को याद करके मैं हर रोज़ तड़पता था, जो मुझे हर समय तकलीफ में जकड़े रखता था, वह पाप कहीं ना कहीं बल्कि मेरे अपने ही घर में मौजूद था। मैं कुछ सोचकर प्रिया के बराबर बैठ गया। मैं कुछ कहता इससे पहले ही वो दहाड़े मारकर रोने लगी। उसका इस तरह रोना मुझे बहुत अजीब लग रहा था, बल्कि मुझे तकलीफ में भी डाल दे रहा था। मैं सख्त शब्द में बोला, मुझे कुछ बताओगी?
या फिर सिर्फ रोने का ही इरादा है? अगर यही सब तुम्हें करना था तो तुम मुझे यहाँ इंडिया क्यों लेकर आई हो? कौन सी हकीकत थी जो तुम्हें मेरे माता पिता को बतानी थी? और इस लड़की को जहाँ तक मुझे अंदाज़ा हो गया तुम जानती हो। मुझे प्लीज़ बताओ कि क्या बात है। मेरी बात सुनकर अचानक उसने पूरी ताकत के साथ एक जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर मार दिया और मेरा गिरबान पकड़ते हुए बोली कि तुम्हें क्या लगता है मुझे कभी हकीकत के बारे में पता ना चलता? मुझे सब पता चल गया है कि तुम कितने गिरे इंसान हो। तुम्हारी मोहब्बत में मैं अंधी होकर मैंने एक लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर दी तुम्हारी वजह से, और उसी की सज़ा मुझे मिल रही है कि मेरे घर औलाद नहीं हुई। उसकी बात सुनकर मैंने हैरान नज़रों से उसे देखा था। ज़िंदगी उसने नहीं बल्कि ज़िंदगी तो मैंने बर्बाद की थी। तो फिर वह ये इल्ज़ाम अपने सर पर क्यों ले रही थी? वह कुछ कहती इससे पहले ही मैं कहने लगा कि मीरा के साथ बुरा करने वाला मैं हूँ। मीरा के साथ पाप मैंने किया है, तो तुम इस पाप को अपने सर पर क्यों ले रही हो? वो मेरी बात सुनकर कुछ लम्हे खामोश रही थी, फिर बोली, जब आप मीरा की इज्जत खराब करके उसे छोड़कर कनाडा चले गए थे तब तकदीर ने उसे मुझसे मिलवाया था। उसकी तबीयत बहुत ख़राब थी। अगले दिन उसकी माँ और बहन ने जिस हॉस्पिटल में एडमिट किया था मैं वहाँ पर मौजूद थी। वो लोग बहुत गरीब थे। मुझे भी कनाडा के लिए रवाना होना था। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं डॉक्टर से अपना चेकअप करवाने के लिए गई थी। लेकिन वो ये केस देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। एक लड़की की इज्जत के साथ खेला गया था। डॉक्टर ने भी उसकी माँ और बहन से कहा था कि आप पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाइए, यह पुलिस केस का मामला है। मगर उसकी माँ और बहन शरीफ लोग थे। उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि जिस दरिंदे ने मीरा के साथ ऐसा किया है वो उसे नहीं जानती और मीरा इस कंडीशन में नहीं है कि वह कुछ भी बता सके। फिर वह लोग अपनी इज्जत गंवाना नहीं चाहती, इसलिए वह सिर्फ वहाँ उसका इलाज करवाने के लिए आई थी। ये सब मैंने देखा तो मुझे उन लोगों पर रहम आया। वे गरीब थे, उनके पास पैसे के इलाज भी नहीं थे। मैंने मीरा के इलाज के लिए पैसे दिए थे, हमदर्दी के तौर पर उन लोगों की मदद की थी। लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि मीरा के साथ गलत करने वाला इंसान कोई और नहीं बल्कि मेरा पति है। यहाँ तक का मैंने आगे भी मीरा की मदद करने की कोशिश की। मैं खुद तो कनाडा जा रही थी, इसलिए मैंने अपनी एक दोस्त मीरा के घर का पता दे दिया और कहा था कि वह जितना हो सके उसकी मदद किया करे। मेरी दोस्त मुझे मीरा की खबर दिया करती थी। उसने मुझे बताया था कि 2 महीने के बाद मीरा गर्भवती हो गई थी। मैंने कोशिश की थी कि अपने दोस्त से भी कहूँ कि वह मीरा से कहे कि वह ये बच्चा ख़त्म कर दे, लेकिन किस्मत को तो कुछ और मंजूर था। डॉक्टर ने साफ मना कर दिया था कि अगर हमने ये गलती करने की कोशिश की तो ये लड़की मर जाएगी। मैं डर गई थी और मैंने अपने दोस्त से मना कर दिया कि अब वह पीछे हट जाए। फिर उसके बाद मैं तुम्हारे साथ शादीशुदा ज़िंदगी में इतनी बिजी हो गई कि मैंने फिर कभी मीरा के बारे में कोई खैर खबर लेने की कोशिश नहीं की। मगर जब उस दिन मेरी खुद की दोस्त मुझे कनाडा में मिली तो उसने मुझे बताया कि मीरा के साथ बुरा करने वाला इंसान कोई और नहीं, वो तो तुम हो। ये सुनकर मेरे होश उड़ चुके थे। उसने मुझे पूरी सच्चाई बता दी थी, क्योंकि मेरी दोस्त मीरा के कांटेक्ट में रही। एक गरीब होने के नाते उसकी मदद करती रही, सिर्फ मेरे कहने पर। फिर उसे पता चला कि मीरा को कोई बड़ी बीमारी लग गई है, तो अपना इलाज करवा रही है, लेकिन डॉक्टर ने साफ कह दिया है कि वह ज़्यादा दिन की मेहमान नहीं है। फिर मेरी दोस्त की भी शादी हो गई और वह अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में बिजी हो गई। मीरा की मदद करने वाला कोई नहीं था, क्योंकि उसकी बहन की शादी हो गई तो उसकी माँ इस दुनिया से छोड़कर चली गई। वो अपने बच्चे को लेकर दर दर की ठोकरें खा रही थी। उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था, इसलिए उसने लोगों के घरों में काम करने का फैसला किया। और देखो तकदीर उसे खींचकर तुम्हारे घर तक ही ले आई। जब वह यहाँ आई और उसे पता चला कि तुम इस घर के छोटे बेटे हो, उसने कहीं तस्वीर तुम्हारी देख ली, तब उसे एहसास हुआ कि जिस दरिंदे ने उसकी इज्जत खराब की थी वह उसी के घर में आ गई। तब वह बहुत ज़्यादा रोई थी और उसने यहाँ नौकरी से हटने की कोशिश की। अगर उसे तुम्हारी माँ ने बहुत इज्जत दी थी, उसकी मदद की थी, उसको यही बेहतर लगा और वह यहाँ से काम छोड़कर कहीं जा ना सकी। वैसे भी तुम थोड़ी ना यहाँ पर इस घर में रहते हो, तुम तो कनाडा में होते हो, इसलिए वह यहाँ खामोशी से काम करती रहेगी। इस तरह वह अपना इलाज भी करवाती रहेगी और अपने बेटे का ध्यान भी रखती रहेगी। एक दिन उसकी मुलाकात मेरी दोस्त आरुष से हो गई, जो मेरे कहने पर उसकी मदद किया करती थी। अब की बार मीरा सच्चाई छुपा ना सकी और उसने सब कुछ मेरी दोस्त आरुषि को बता दिया। उन दिनों मेरी दोस्त आरुषि भी अपने हस्बैंड के साथ कनाडा होती थी। जब मेरी उसके साथ मुलाकात हुई तो उसने सब कुछ बताया कि मीरा मेरे ससुराल में मौजूद है और उसके साथ बुरा करने वाला कोई और नहीं, तुम हो। तो मुझे कनाडा में 1 मिनट भी ना रुका गया और मैंने फैसला कर लिया कि मैं हिंदुस्तान जाकर मीरा और उसके बेटे से मुलाकात करूंगी और तुम्हारी सच्चाई सबके सामने लाकर आऊँगी। मुझे नहीं पता था कि जिस लड़की से मुझे इतनी हमदर्दी हो रही है वह लड़की मेरी पति की दरिंदगी का निशाना थी। जिस औरत से मैं सच्चाई छुपाना चाहता था वही सच्चाई में शामिल थी। काफ़ी देर तक मैं वहीं बैठा रहा और कुछ सोचकर सर्वेंट क्वार्टर की तरफ बढ़ गया। मुझे अब सब कुछ ठीक करना था। शायद ऊपर वाले ने मुझे इसलिए हिंदुस्तान भेजा था। वो नन्ही सी जान जो हर रात मुझे पापा पापा कहकर पुकारती थी, आज वह नन्ही सी जान मेरी आंखों के सामने थी। मैं वापस सर्वेंट क्वार्टर आ गया और बिना कुछ कहे मीरा के कदमों में बैठकर गिड़गिड़ा कर उसे माफ़ी मांगने लगा। ऊपर वाले ने मुझे बहुत ही बदतर सजा दी थी। मैंने एक लड़की को बर्बाद कर दिया तो ऊपर वाले ने मुझे भी बर्बाद कर दिया। मैंने जब मीरा के पाँव को हाथ लगाया तो वह फ़ौरन पीछे हट गई। मैं सर झुकाकर बोला, मीरा मुझे माफ़ कर दो।
मैं पछतावे के घड़े में घिर चुका हूँ। मुझे समझ आ गया है कि मेरे घर औलाद क्यों नहीं हुई। मैंने तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद करके बहुत कुछ हासिल नहीं किया, बल्कि सारी ज़िंदगी में तड़पता ही रहा हूँ। तुम्हें नहीं पता कि मैंने 6 साल तक कितनी तकलीफ़ें में गुजरा हूँ। हर रोज़ मेरे सपनों में मेरा बच्चा आता है, मुझे माफ़ कर दो। लेकिन उसने मुझे खूब बातें सुनाई थी और कहा था कि आपकी वजह से मैं कहीं की नहीं रही। यहाँ तक कि मुझे ऐसी बीमारी लग गई, मैं ज़्यादा समय तक ज़िंदा नहीं रह सकूँगी और अपने बच्चे की परवरिश भी नहीं कर सकूँगी। उसको कैंसर हो गया था, जो कि काफ़ी हद तक बढ़ गया। उसने कहा कि विक्रांत, हम गरीबों के लिए हमारी इज्जत ही सब कुछ होती है। मैं भी एक माँ की इज्जतदार बेटी थी, लेकिन देखो आज नौकरानी बन चुकी हूँ और मेरे साथ कोई भी नहीं है। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। मैंने उसे वादा किया कि मैं तुम्हें बचा लूँगा, तुम्हारा इलाज करवाऊँगा और अपने बेटे को भी अपना नाम दूँगा। मैं तुम्हें अपनी पत्नी का दर्जा दूँगा। तुम्हें बेटे की परवाह करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अब आ गया हूँ। जो कुछ मैंने अपने हाथों से बर्बाद किया, मैं उसे अपने हाथों से ही सही कर लूँगा। मगर उसने कहा कि अब ऐसा कुछ नहीं हो सकता। मैंने कहा कि नहीं, ऐसा मत कहो। मैं तुम्हें अपने साथ कनाडा लेकर जाऊँगा, वहाँ तुम्हारा ट्रीटमेंट करवाऊँगा। उसने कहा कि नहीं, मैं मरना पसंद करूँगी, लेकिन आपके साथ जाना नहीं। वो ये पक्का फैसला कर चुकी थी। मैं अब अपनी गलतियों को और भी नहीं छुपा सकता था, इसलिए मैं मीरा और बच्चे को लेकर बंगले के अंदर आ गया और मैंने घर वालों को सारी सच्चाई बता दी। मेरे सब घर वाले दंग रह गए। मेरी माँ तो फूट फूट कर रोने लगी। पापा को भी बेहद गुस्सा आया। आज सच्चाई जानकर तो मेरा कलेजा मुंह को आ गया था। लेकिन जब मैंने सबको बताया कि अब मैं इस बच्चे को बेसहारा नहीं छोड़ूंगा, उसको अपना नाम दूंगा, तो सब हैरान हो गए। प्रिया खामोशी से खड़ी थी, सब कुछ सुन रही थी। एक तरफ से उसके साथ भी गलत हुआ, लेकिन प्रिया भी इस बात के लिए तैयार थी कि मैं इस बच्चे को और मीरा को अपने साथ लेकर कनाडा जाऊं। कुछ दिन के बाद मैं उन दोनों को लेकर कनाडा चला गया। वहां जाकर मैंने मीरा का बहुत इलाज करवाया, उसे ठीक करने की हर तरीके से कोशिश की। शायद इसी तरह मेरी गलतियों का पश्चाताप हो जाता, लेकिन ऐसा ना हो सका। कनाडा जाने के 4 दिन बाद ही मीरा की तबीयत इतनी बिगड़ी कि उसकी मौत हो गई और उसका बेटा मेरी पत्नी ने संभाल लिया था। मैं उसे माफ़ी मांगता रह गया था और वह मुझे बिना माफ़ किए इस दुनिया से चली गई। मीरा की मौत पर हम दोनों पति पत्नी बहुत रोए थे। इस तरह मीरा हम लोगों के बीच से चली गई और मेरी औलाद मुझे मिल गई थी। शायद इसलिए ऊपर वाले ने मुझे बेऔलाद रखा था, क्योंकि मेरी औलाद होते हुए भी मैं अपनी औलाद को नहीं जानता था। और अब जब मुझे अपनी औलाद मिल गई तो मुझे ज़िंदगी की सारी खुशियाँ मिल गई थी। मेरी पत्नी ने उसे अपनी औलाद की तरह प्यार किया और इस तरह उसकी भी गोद भर गई। कहते हैं ना कि जब आप भलाई करो तो ऊपर वाला भी कभी आपके साथ कुछ गलत नहीं करता। मैं जब अपने बेटे और पत्नी के साथ खुश रहा, लेकिन मुझे आज भी मीरा की याद आती है। वह मरने से पहले एक बार भी मुझे माफ़ कर जाती, लेकिन ये अच्छा हुआ कि ऊपर वाले ने उसकी सांसें तभी बंद की जब उसकी अमानत मेरे हवाले हो गई। वरना ना जाने मेरा बेटा कहाँ होता। मेरा बेटा अगर दर दर की ठोकरें खा रहा होता तो शायद मेरी ज़िंदगी के पाप और बढ़ते रहते। खैर, मीरा को खोने का गम हम दोनों पति पत्नी के लिए गहरा था, खास तौर पर मेरे लिए, जिसने उसे जीवन में सिर्फ पीड़ा ही दी थी। मैं अपनी हर प्रार्थना में उसके लिए शांति और खुद के लिए माफ़ी मांगता हूँ। प्रिया ने इस पूरे हालात को जिस मजबूती और प्यार से संभाला था, उसने मेरा दिल जीत लिया था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए एंड बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं।